हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सफलता की मंजिल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने जो संत रविदास लाइब्रेरी श्यामसुख के अंदर जो अपना 20वें नंबर का वीकली टेस्ट हुआ है उसका दोस्तों हम सलूशन करेंगे। दोस्तों इसके अंतर्गत मैंने आपको जो रीजनिंग और मैथ को छोड़कर बाकी का जो पोर्शन है उसका सलूशन दोस्तों मैंने पहले ही आपको दे दिया है। जो इससे पहले वाली वीडियो थी उसमें दोस्तों उसका लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। अब दोस्तों हम इस वीडियो के अंदर अपना जो मैथ जो रीजनिंग का पोर्शन बचता है उसका हम सलूशन करेंगे। और ये मैथ जो रीजनिंग का जो क्वेश्चन है ये हमने दोस्तों 41 से लेकर 70 तक के क्वेश्चन में ये हमने दिए हैं। तो दोस्तों ये अपना जो मैं बता दूं कि ये अपना वीकली टेस्ट होता है, ये पूरी तरह से HSC बेस पर होता है। और अब हम इसका जो सलूशन करेंगे और अपना जो 41वें नंबर का प्रश्न है उसको हम देखते हैं। इसके अंदर दोस्तों लिखा हुआ है कि 3 सेंटीमीटर अर्धव्यास वाले तांबे के गोले को पीटकर 0.2 सेंटीमीटर व्यास वाले एक तार में परिवर्तित किया गया है, हमें तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो दोस्तों इसमें एक गोला दिया गया है जो कि तांबे का है, उसी को पीटकर एक तार बनाया गया है और हमें उस तार की लंबाई ज्ञात करनी है। ये हमें दोस्तों पता ही है कि जितना बड़ा गोला होगा उतना ही लंबा तार बनेगा, जितना छोटा गोला होगा उतना ही छोटा तार बनेगा। यानी जितनी गोले की आयतन होगा उतना ही जो तार का आयतन होगा, यानी दोनों का आयतन हमें समान देखने को मिलेगा। इसको हम इस जो क्वेश्चन को हम करते हैं, मान लीजिए एक गोला है, ये एक गोला है और इसी गोले को पीट कर एक तार बनाया गया है, एक तार बनाया गया है। ये इस तरह का, यानी बेलन के आकार का ही तार होता है, तो हम बेलन के आकार का एक तार बनाया गया है। तो दोस्तों जितना बड़ा ये गोला होगा उतना ही बड़ा ये तार बनेगा, ये दोस्तों हमको पता ही है। तो दोनों का आयतन क्या होगा, दोनों का आयतन बराबर होगा, यानी जितना गोले का आयतन होगा उतना ही तार का आयतन होगा। तो इन दोनों का आयतन बराबर होगा, तो हम इन दोनों के आयतन का फॉर्मूला हमें इस क्वेश्चन के अंदर पता होना चाहिए। और फिर हम इन दोनों के आयतन से यदि बराबर है तो हम उनको इक्वल रखेंगे और इस जो क्वेश्चन है उसको हम हल करेंगे, उसका हम सोल्यूशन करेंगे। तो इसके अंदर हमें यदि गोले का आयतन देखें वो दोस्तों होता है 4/3 पाई आर की घन, और जो बेलन का आयतन होता है वो दोस्तों होता है पाई आर की स्क्वायर। अच्छा, ये अपना गोले का आयतन होता है। अब हम इसको करते हैं कि जो गोले का इसके अंदर जो अर्धव्यास, दोस्तों इसके अंदर अर्धव्यास दिया गया है, यानी व्यास का आधा। यदि व्यास का आधा होता है तो दोस्तों वो अपनी त्रिज्या हो जाती है आर, यानी रेडियस हो जाती है। तो हमें इसमें 3 सेंटीमीटर दी हुई है, तो 4/3 का 4/3 रखेंगे। यहाँ पर पाई से ये पाई कट जाएगा, आर के 3 का मतलब यहाँ पर 3 सेंटीमीटर आर दिया गया है, यानी त्रिज्या दी गई है। तो अब हमें आर की स्क्वायर, इसकी हमें आर दी गई है 0.2 सेंटीमीटर, ये हमें 0.2 सेंटीमीटर व्यास दिया गया है और हमें निकालनी है आर यानी त्रिज्या। हमें पता है दोस्तों जो अपनी त्रिज्या होती है वो व्यास की आधी होती है, तो हम इसको आधा करेंगे, यानी 0.2 को आधा यदि हम करेंगे तो 0.1 पर कट जाएगा। तो 0.1 को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 1/10, क्योंकि 1 के बाद में पॉइंट है तो हम 1 के आगे 1 0 लगा देंगे। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/10 गुणा में 1/10। और h जो है वो हम इसकी लंबाई मानते हैं यहाँ पर, यानी l से हम इसको डिनोट करते हैं। तो अब हमें दोस्तों इस क्वेश्चन को आसानी से हम इसका सोल्यूशन कर सकते हैं। तो अब हम इसको करते हैं दोस्तों, h की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा। अब हम करते हैं तो दोस्तों इसको 4 यहाँ पर 4 बचेगा, 4 के 3 के साथ गुणा करेंगे तो 12 36, इस साइड में 36 आ जाएगा। हम यहाँ पर 1 की 1 के साथ गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 10 की 10 के साथ गुणा करेंगे तो 100 आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा अपना 1/100। यहाँ पर दोस्तों इसकी गुणा में है, यहाँ पर इसकी गुणा में, यहाँ पर आएंगे तो वो भाग में हो जाएंगे, यहाँ पर 1/100 इस प्रकार से भाग में हो जाएंगे। तो दोस्तों अब ये भाग में हो जाएंगे, तो अब दोस्तों हम इसको हल करेंगे तो मल्टीप्लाई में इसको लेके जाएंगे तो ये जो रकम है ये उल्ट जाएगी, यानी ये कितनी हो जाएगी 36 गुणा में 100/1। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे 36 की 100 की गुणा करेंगे 3600 आ जाएगा। ये दोस्तों अपना सेंटीमीटर में आया है, हमें इसको मीटर में निकालना है, क्योंकि जो क्वेश्चन के अंदर आंसर दिए गए हैं वो हमें दोस्तों मीटर में दिए गए हैं। तो हम इसको यदि मीटर में निकालेंगे तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हम इसको 100 से भाग देंगे तो 2 0 से 2 0 कट जाएगी, यानी अपना जो 36 मीटर आ जाएगा। इसका जो उत्तर है
वो अपना 36 मीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। तो दोस्तों अपने 41वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना डी ऑप्शन जिसमें कि 36 मीटर लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना जो आगे 42वें नंबर का प्रश्न दिया गया है, दिए गए 4 विकल्प शब्दों में वह शब्द छांटिए जिसे दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। तो इसको हम देखें दोस्तों, एस्टेब्लिशमेंट हमें शब्द दिया गया है, इसमें हम देखें तो मेंटल ए में दिया गया है। तो ये दोस्तों हम इसको बना सकते हैं क्या, एम भी दिया है, ई भी दिया है, एन भी दिया है, टी भी दिया है, ए भी दिया है और एल भी दिया है। तो दोस्तों एस्टेब्लिशमेंट से मेंटल शब्द बन सकता है। अब हम देखें सेम को देखते हैं दोस्तों, एस भी दिया है, एच भी दिया है, ए भी दिया है, एम भी दिया है और इसमें ई भी दिया है। तो सेम शब्द भी इसके अंदर बन जाएगा। स्टेट शब्द को देखें तो ई भी है, एस भी है, टी भी है, ए भी है और इसमें टी भी है, या टी 2 बार है ना, इसमें यहाँ 2 बार दिया हुआ है, ई भी है। तो दोस्तों इस प्रकार जो स्टेट शब्द है वो भी हम बना सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाले शब्द में 2 टी है 2 ई है, तो हम उनका यूज कर सकते हैं। एसेंस को देखते हैं, इसमें एसेंस को यदि हम देखें तो ई डबल एस, इसमें डबल एस 2 बार है, हाँ ठीक है, ई है 2 बार है, ठीक है, अन भी है, सी है, सी इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों हम एसेंस को इसके अंदर नहीं बना सकेंगे, तो अपना ऑप्शन नंबर जो डी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें एसेंस लिखा हुआ है। अब अपना अगला 43वें नंबर का प्रश्न आता है कि किसी कोड में यदि बैट को 528, ग्लव्स को 37, 91, 60 लिखा जाए तो उसी कोड में बॉल को हम कैसे लिखेंगे। इसमें दोस्तों बैट के हम इसको इसी प्रकार से करते हैं कि बैट बी के लिए 5, ए के लिए 2, जो टी के लिए 8, ग्लव्स में जी के लिए 3, एल के लिए 7, ओ के लिए 9, ई के लिए जैसे 6 दिया हुआ है, एस के लिए 0 दिया हुआ है। इसी प्रकार यदि हम करेंगे बी, हम बॉल को देखेंगे तो बी के लिए हमें पता है कि इसमें 5 है, ए के लिए हमें पता है कि 2 है और एल, यदि हम ग्लव्स के अंदर एल को देखें तो उसमें 7 दिया हुआ है, तो 7 7 तो 5277 इसका उत्तर आ जाएगा, जो अपना ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। अपना दोस्तों एक आगे एक समीकरण, एक इक्वेशन दी गई है, हमें उसका मान ज्ञात करना है और उसके अंदर हमें लिखा हुआ है कि वर्गमूल 2 की 4 प्लस में वर्गमूल 64, यहाँ पर हमें 3 दिया हुआ है, इसका घनमूल दिया हुआ है और यहाँ पर 4, यहाँ पर वर्गमूल 2 की 8। दोस्तों इसको हम यदि करेंगे 2 के 4 को तो हम देखते हैं तो इसका दोस्तों अपना 16 आ जाएगा, इसका अपना 16 आ जाएगा और ये अपना वर्गमूल है तो वर्गमूल आ जाएगा। आगे हम देखें तो दोस्तों 64 है, 64 का यदि हमें इसको 3 करेंगे, 64 का यदि हम इसका घनमूल निकालेंगे तो दोस्तों तो यदि हम 64 का घन निकालते हैं, यानी हम 4 का घन निकालते हैं तो वो अपना 64 ही आता है कि 4 गुणा 4 गुणा 4, तो यहाँ पर अपना 4 आ जाएगा। प्लस में यहाँ पर हम देखें तो 2 की 8 हम देखें 256 आएगा, यहाँ पर वर्गमूल आ जाएगा, यहाँ पर 4। यदि यहाँ पर इसका हम वर्गमूल को हल करते हैं तो अपना 4 आएगा, आगे 4 है। इसका यदि हम देखें तो 4 जो होता है इसके अंदर वो दोस्तों 4 का ही होता है, जैसे कि 4 चौक 16 कि 4 चौक 16, 16 चौक 64 और 64 चौका 256। तो ये दोस्तों इसका भी उत्तर अपना 4 आ जाएगा, इसका भी 4 आ जाएगा, तो 4, 8 और 12, इसका 12 अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए 45वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना सही उत्तर हो जाएगा। अपना दोस्तों अगला जो प्रश्न आता है, वर्ग ए बी सी डी के विकीर्ण ए सी की लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल होगा। तो हमें उसका क्षेत्रफल निकालना है। दोस्तों ए बी सी डी हमें एक वर्ग दिया गया है जिसके चारों भुजाएं समान होती है दोस्तों, उसको हम विकीर्ण कहते हैं, उसको हम वर्ग कहते हैं। उसका एक विकीर्ण है ए सी, उसकी लंबाई 5.2 सेंटीमीटर हो तो उसका हमें वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों जो ए सी जो इसमें एक जो विकीर्ण दिया गया है, विकीर्ण का स्क्वायर यदि हम करें और उसका हम आधा कर दें तो वो दोस्तों अपना वर्ग का क्षेत्रफल आ जाएगा। यानी इसके अंदर जो विकीर्ण दिया गया है वो दोस्तों 5.2 दिया गया है, 5.2 दिया है। उसका यदि हमें इसका वर्ग करें, इसका वर्ग करके हम इसको आधा कर दें तो दोस्तों उसी वर्ग का क्षेत्रफल हमें आ जाएगा। ये इसका फार्मूला होता है। तो 5.2 को हम इसकी स्क्वायर करेंगे तो 5.2 के हम 5.2 से हम गुणा करके देखें तो यहाँ पर अपना 104 आ जाएगा। और यहाँ पर हम देखें तो 0 और 26 यानी 4072। ये एक पॉइंट के बाद में यहाँ पर है जो पॉइंट है और एक के बाद में यहाँ पर पॉइंट है, तो 1 और 1 2 के बाद में पॉइंट लग जाएगा 1 2, तो 27.04 इसका आ जाएगा, 27.04।
अब हम यदि इसका आधा करेंगे तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात हो जाएगा। यदि हम इसका आधा करते हैं तो यहाँ पर 13 आ जाएगा, 13 दूनी 26, यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 2, यानी 13.52 इसका उत्तर आ जाएगा। जो 13.52 है वो इसका उत्तर आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसको कर देंगे और ये हमें सेंटीमीटर में दिए हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर हम यहाँ पर लगा देंगे। तो दोस्तों इस प्रकार अपना जो बी उत्तर है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 13.52 लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित श्रृंखला में कौन सी संख्या गलत है, हमें गलत निकालनी है। तो हम यदि इसको करके देखेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं दोस्तों, यदि हमारे दिमाग में इनका सोल्यूशन आ जाए तो दोस्तों हमें उसी समय आ जाता है। और यदि बहुत बार ऐसा भी होता है कि हम उसके सोल्यूशन को, हम उसके जो तरीके को नहीं समझ पाते हैं तो उसमें हमें टाइम भी हमें लग जाता है। तो इस क्वेश्चन को करने में कोई दोस्तों कोई बड़ी हमें समस्या का सामना ज़्यादातर हमें नहीं करना पड़ता है। तो यदि हम इसको करें तो 445 हमें दिया है, फिर 221 हमें दिया है, फिर 109 हमें दिया है, 46 हमें दिया है, आगे 25 दिया है, 11 दिया है और 4 दिया है। दोस्तों हमें इसका आधा करेंगे, इसमें से एक हम लेस करेंगे, इसमें से हम एक लेस करेंगे तो अपना 444 आएगा। इसका यदि हम आधा करेंगे तो दोस्तों हमारे पास 222 आ जाएगा। इसमें से एक लेस करेंगे तो ये अपना आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से एक लेस करेंगे 220 आएगा, 220 का आधा करेंगे तो 110 हो जाएगा, उसमें से एक लेस करेंगे तो 109 आ जाएगा। इसी प्रकार इसमें से एक लेस करेंगे 108 आएगा, इसका आधा करेंगे तो 54 आ जाएगा, 54 का यदि हम आधा करेंगे तो वहाँ पर 53 आ जाएगा। नहीं, इनमें से एक हम घटाएंगे तो 53 आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर अपनी 53 संख्या आनी चाहिए थी, यहाँ पर 53 आना चाहिए था, जबकि 46 है। अब यहाँ पर अपना 53 आया तो इसमें से हम एक घटाएंगे तो वो 52 आ जाएगा, 52 का आधा करेंगे तो वो अपना 26 आएगा, 26 में से एक हम घटाएंगे तो अपना 25 आ जाएगा, 25 में से एक यदि हम लेस करें तो 24 आएगा, 24 का आधा करेंगे तो अपना 12 आ जाएगा, 12 में से एक घटाएंगे तो 11 आ जाएगा। इसी प्रकार 11 में से एक हम लेस करेंगे 10 आएगा, और जो 10 का आधा करेंगे 5 आ जाएगा, 5 में से एक घटाएंगे तो अपना 4 आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों हमें ऐसे करना है कि इसमें से एक हमें घटाना है, फिर उसका आधा करना है, फिर उसमें से हमें एक लेस कर देना है। यानी पहले इसमें से एक घटाएंगे, एक हम घटाएंगे, एक हम घटाने के बाद में फिर जो आएगा उसका हम आधा करेंगे, फिर उसमें से एक हम लेस कर देंगे। इस प्रकार से हम इसको करते चलेंगे। और अपना जो 46 लिखा हुआ है वहाँ पर दोस्तों 53 आएगा, तो यहाँ पर 46 गलत लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके अंदर अपना जो 46 है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर हमें बी में दिया हुआ है। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन जो है जिसमें 46 लिखा हुआ है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। अब अपना 48 नंबर जो क्वेश्चन आता है उसके अंदर देखते हैं दोस्तों क्या लिखा हुआ है। उसके अंदर लिखा है कि ये दोस्तों एक लाभ हानि से संबंधित क्वेश्चन दिया हुआ है। विजय ने 4800 खर्च करके एक टीवी खरीदा और उसकी लागत का 20% उसकी मरम्मत पर खर्च किया। अब यदि वह उसके ऊपर शुद्ध रूप से 1440 रुपये कमाना चाहता है तो उसे टीवी के खरीद मूल्य पर कितने प्रतिशत और जोड़ लेना चाहिए, ये हमें दोस्तों निकालना है। इसके अंदर कि उसने 4800 रुपये में उसने खर्च करके एक टीवी खरीदा था, बाद में उसकी जो लागत है यानी 4800 रुपये है, उसका उसने 20% उसकी रिपेयर पर खर्च कर दिया। अब वह उस पर शुद्ध रूप से 1440 रुपये कमाना चाहता है तो उसे टीवी के खरीद मूल्य पर कितने प्रतिशत और जोड़ देना चाहिए कि वह उस पर 1440 रुपये कमा सके। अब हम देखते हैं तो उसका दोस्तों 4800 रुपये में उसने खरीदा है, 20% यानी 960 रुपये इसने इस पर खर्च कर दिया इसकी रिपेयर पर। तो इसका हम करेंगे तो 5760 रुपये उस पर उसकी कॉस्ट पड़ गई, और वह अब उस पर 1440 रुपये लाभ कमाना चाहता है कि 1440 रुपये वह इस पर लाभ कमाना चाहता है। तो 0, 0, 2 और 7 7200 रुपये, 7200 रुपये में उसको बेचना होगा उसको, क्योंकि 4800 रुपये में उसने खरीदा, 960 रुपये उसने इस पर रिपेयर के लगा दिए। तो दोस्तों 5760 रुपये में वह उसको पड़ गई। 1440 रुपये का लाभ कमाएगा तो उसको 7200 रुपये में वह चीज़, वह जो टीवी है उसको बेचना पड़ेगा। अब दोस्तों वो 7200 रुपये में बेचेगा तो हम देखते हैं जो उसका खरीद मूल्य था उस पर उसको कितना प्रतिशत जोड़ लेना चाहिए। तो दोस्तों हम देखें तो उसका खरीद मूल्य था वो 4800 रुपये था, खरीद मूल्य था 4800 रुपये, और उसको बेचना कितने में है, उसको 7200 रुपये में बेचना है, यानी उसको 2400 रुपये अधिक में बेचना है, 2400 रुपये में अधिक बेचना है। तो 2400 रुपये उसको जोड़ना होगा, 2400 रुपये उसको 4800 रुपये में जोड़ना होगा, क्योंकि खरीद मूल्य में इसने पूछा है तो खरीद मूल्य तो इसका 4800 रुपये ही है, तो इसमें उसको ऐड करना होगा। तो 2400 रुपये ऐड करेगा वो 4800 पर, तो उसकी हम परसेंटेज निकालेंगे
तो दोस्तों वो अपनी 50% जो इसकी 50% आ जाएगी, तो हम इसको काटेंगे, ये दोस्तों 2 पर कट जाएगा, 24 से कम 24, यहाँ पर 2 जीरो की 2 जीरो, फिर हम इसको काटेंगे तो ये 50 पर कट जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा 50% इसका उत्तर आ जाएगा कि 50% उसको ऐड करना होगा। कि दोस्तों हमें पता ही है कि यदि हम 4800 पर यदि 2400 ऐड करेंगे तो दोस्तों उसका वो 50% ही होगा। तो इस प्रकार इसका 50% अपना उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना जो अगला क्वेश्चन आता है 49 नंबर का, वह जो वर्णमाला का कौन सा अक्षर एम से उतनी दूर है जितना कि क्यू है एक्स से। यदि हम देखें तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से देखना होगा कि जो क्यू है वो एक्स से दोस्तों कितनी दूर है। यदि हम इनकी अल्फ़ाबेट के अंदर इनका अंतर देखें तो RSTUVW, यानी ये 6 अक्षर इनसे दूर है। तो ऐसे अक्षर हमें देखना होगा कि M के बाद में 6 अक्षर का उनके अंदर फ़र्क हो। यदि हम S देखें तो NOPQRS, ये तो दोस्तों यहाँ पर 5 का अंतर आएगा, 5 इनके अंदर बीच में है। यदि हम T से इसकी हम करके देखें NOPQRST, यानी दोस्तों T ही आ जाएगा, क्योंकि T और M के बीच में 6 अक्षर पड़ते हैं। और इसी प्रकार Q और X के बीच में भी 6 अक्षर पड़ते हैं। तो दोस्तों इसके अंदर M से उतनी दूर है जितना कि Q है X से, तो वो दोस्तों T है, यानी T M से उतनी ही दूर है जितना कि Q है X से। तो दोस्तों इस प्रकार अपना B ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि T लिखा हुआ है। अब दोस्तों अपना जो 50वें नंबर का प्रश्न आता है, जिसमें दोस्तों इसमें प्रतिशत से संबंधित हमें क्वेश्चन दिया हुआ है। ये दोस्तों ऐसे क्वेश्चन हमें CET जो अपना होगा अभी इसमें हमें देखने को दोस्तों मिल सकते हैं, क्योंकि हमारा जो CET परीक्षा जो इसमें दिया हुआ है, हमारा सिलेबस दिया हुआ है, उसके अंदर दोस्तों ऐसे क्वेश्चन, उसके अंदर ऐसे जो टॉपिक्स है उसके अंदर दोस्तों डाले गए हैं। अब अपन देखते हैं 50वें नंबर का प्रश्न। एक कंपनी के 30% कर्मचारियों ने वेतन तथा 50% कर्मचारियों ने भविष्य निधि यानी प्रोविडेंट फंड का चयन किया है। शेष कर्मचारी अनिश्चित थे। अगर भविष्य निधि चाहने वाले तथा अनिश्चित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या में 1440 का अंतर था, तो कंपनी में कुल कितने कर्मचारी थे हमें निकालना है। ये देखें दोस्तों, ये 30% जो 30% है जो एम्प्लॉई है, उन्होंने दोस्तों चूज किया है पेंशन को, और इसके अंदर 50% ने किया है जो प्रोविडेंट फंड है उसको दोस्तों, और जो बाकी बचे हुए हैं वो दोस्तों अनिश्चित है। तो दोस्तों अनिश्चित कितनी है, वो 20% है, वो दोस्तों 20% है। अब ये कहता है कि अगर भविष्य निधि चाहने वाले मतलब 50% कि 50% है, और अनिश्चित रहने वाले कर्मचारियों की संख्या में अनिश्चित रहने वाले कितने कर्मचारी 20% है। इनमें जो अंतर है वो दोस्तों 1440 का है, इनमें जो अंतर है वो दोस्तों 1440 का है। अब हमें कंपनी के कुल कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करनी है। दोस्तों हमें पता है कि भविष्य निधि चाहने वाले कर्मचारी 50% है और अनिश्चित रहने वाले कर्मचारी 20% है, और इनमें जो अंतर है वो दोस्तों 1440 का है। और यहाँ पर हम इसकी परसेंटेज देखें तो 50% में से 20% हम लेस करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 30% आ जाएगा, यानी जो 30% है वो दोस्तों 1440 है। तो इसके अंदर 1440 है, वो दोस्तों 30% है। हमें इसका 100% निकालना है, यानी कुल कर्मचारियों की संख्या निकालनी है। तो हम यहाँ पर इसको काटेंगे, 0 से 0 कट जाएगी, हम इसको काटेंगे तो 4 पे कटेगा और ये 8 पे कटेगा। तो 48 की और 100 की गुणा करेंगे तो 4800 इसका उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार दोस्तों 4800 इसका उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। ये दोस्तों बहुत ही सिंपल सवाल है। इसके अंदर हमें 30% दिया हुआ है, 50% दिया हुआ है, जो 20% है वो दोस्तों अनिश्चित है, और जो भविष्य निधि चाहने वाले 50% और जो 20% है इनका अंतर दोस्तों हम परसेंटेज में निकालेंगे तो वो 30% आएगा। और यदि हम इसके अंदर 1440 का अंतर है तो दोस्तों जो इसका 1440 है वो दोस्तों 30% के बराबर, हम इसका 100% निकाल देंगे तो हमारी कुल कर्मचारियों की संख्या आ जाएगी, वो जो अपनी 4800 होगी। अपना दोस्तों आगे एक चित्र से संबंधित प्रश्न दिया गया है। दी गई आकृतियों में से कौन सी बिल्कुल सही प्रतिकृति होगी जबकि दर्पण अमन पर रखा हो। हम इस चित्र को यदि ध्यान से देखें तो हमें पता चल जाएगा दोस्तों, जो इसका डी ऑप्शन है वो दोस्तों यदि हम अम और अन पर अपना दर्पण यानी शीशा रखें तो हमें डी वाली आकृति दिखाई देगी। तो डी अपना जो सही है इसका उत्तर हो जाएगा। 52वें नंबर का प्रश्न है, समान आयतन के दो लंब वृत्तीय बेलनों की ऊंचाइयों का अनुपात 1:2 है, उनके अर्धव्यासों का अनुपात क्या होगा। दोस्तों अर्धव्यास यानी व्यास का आधा, यानी कि उनकी त्रिज्या जो है उनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। दोस्तों इन क्वेश्चंस में जो होते हैं वो दोस्तों इनमें अपने जो फार्मूले होते हैं वो हमको पता होना चाहिए। यदि हमको इनके फार्मूला
यदि अच्छे से पता है तो ये जो क्वेश्चन है उनका हम अच्छे से सोल्यूशन हम कर सकते हैं। तो इसके अंदर हमें क्या लिखा है कि जो समान आयतन के दो लंब है उन जो वृत्तीय बेलन की ऊंचाइयों का अनुपात हमें दिया हुआ है। दोस्तों हमें पता है कि जो समान उनका आयतन है, समान आयतन है वो बेलन है वो, और बेलन का आयतन का फार्मूला क्या होता है हमें पता है कि पाई आर की स्क्वायर एच यही होता है। और इसके अंदर हमें दो बेलन दिया है तो इसकी हम R1 मान लेंगे और इसकी H1 मान लेंगे, इसकी R2 मान लेंगे और इसकी हम H2 मान लेंगे। इस प्रकार हम मान लेंगे क्योंकि दो है तो इसकी R1 मानेंगे त्रिज्या, इसकी R2 मानेंगे, इसकी ऊंचाई R1 मानेंगे, H1 मानेंगे, इसकी हम H2 मान लेंगे। अब दोस्तों हमें उनका अनुपात दिया है, इनका अनुपात कितना है 1:2 हमें दिया हुआ है। और दोस्तों अब हमें निकालना क्या है, हमें इसका दोस्तों जो अर्धव्यासों का अनुपात है इनकी जो त्रिज्या है उनका अनुपात हमें निकालना है। तो यदि हम इसको करके देखें तो दोस्तों यहाँ पर पाई से पाई कट जाएगा, यहाँ पर R1 की स्क्वायर है, यदि हम इसको इस साइड में लेके आएंगे तो इसके भाग में हो जाएगा कि R2 की स्क्वायर। उस साइड में हमारे पास H2 है, ये H1 उस साइड में लेके जाएंगे तो इसके डिवाइड में होगा H1। तो दोस्तों ये हमें निकालना है, यहाँ पर इनकी स्क्वायर है तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इन दोनों की ऐसे स्क्वायर कर सकते हैं। दोस्तों हमें इन दोनों का अनुपात दिया गया है, यानी इनकी जो ऊंचाइयाँ है उनका अनुपात हमें 1:2 दिया गया है। H1 1 है, H2 2 है, यहाँ पर H2 लिखा है तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे क्योंकि H2 का है वो 2 दिया हुआ है और H1 में 1 दिया हुआ है। और यहाँ पर जो स्क्वायर है वो इस साइड में जाएगा तो इसका वर्गमूल हो जाएगा। अब हम इसको करेंगे तो इसको हम किस प्रकार से करेंगे, R1 अपनी 2 है और R2 अपनी 1 है, तो हम इसको करते हैं तो वर्गमूल 2 आ जाएगा। हमें पता है कि वर्गमूल 1 का फार्मूला जो हम इसको करेंगे वो दोस्तों 1 ही आएगा। इसका अनुपात में निकालना है तो दोस्तों वर्गमूल 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है वर्गमूल 2:1। क्योंकि यहाँ पर डिवाइड है, डिवाइड को हम इसको करेंगे तो दोस्तों अनुपात ही होता है, तो वर्गमूल 2:1 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। अपना दोस्तों जो 53वें नंबर का प्रश्न आता है कि प्रश्न संख्या 53 और 54 में विभिन्न विकल्पों में कौन सा विकल्प सीधे जो नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम हमें दर्शाता है, तो हमें उनका सार्थक क्रम ज्ञात करना है। इसको दोस्तों हम करते हैं तो हमें पता है कि सबसे पहले जन्म होगा, जन्म के बाद में हम इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग जो शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा के बाद में जो कि विवाह की स्टेज आती है और विवाह के बाद में दोस्तों मृत्यु होती है, यानी इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग, और बाद में लास्ट में हमारी जो क्या होती है अंत्येष्टि होती है। तो इस प्रकार हम देखें तो सबसे पहले जन्म, फिर शिक्षा, फिर दोस्तों विवाह, फिर मृत्यु, फिर अंत्येष्टि, यानी 1 5 4 2 3 आ जाएगा। तो डी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 1 5 4 2 3 लिखा हुआ है। अब दोस्तों हम देखें तो अपना जो आगे 54वें नंबर का प्रश्न है उसमें दोस्तों महासागर, वर्षा, बादल, नदी और मानसून, इनका हमें सही क्रम लगाना है। हमें इसको देखें तो सबसे पहले जो मानसून आता है, मानसून से दोस्तों बादल बनते हैं उसमें, फिर दोस्तों वर्षा होती है, वर्षा का जल जो है वो दोस्तों नदी में जाता है और जो नदी का जल है वो दोस्तों महासागर में जाता है। इस प्रकार हम देखें तो 5 3 2 और फिर 4 और फिर 1, यानी मानसून, बादल, वर्षा, नदी, महासागर। इस प्रकार दोस्तों अपना जो बी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 5 3 2 4 1 लिखा हुआ है। तो अपना दोस्तों अगला 55वें नंबर का क्वेश्चन आता है, यदि दो संख्याओं का योग 105 तथा उनका अंतर 3 है तो उनका हमें लघुत्तम समावर्त्य ज्ञात करना है कि उनका लघुत्तम समावर्त्य क्या होगा कि क्या है। अब हमें इस जो क्वेश्चन है उनको दोस्तों 55वें नंबर है उसका हम हल करेंगे। ये दोस्तों एक इक्वेशन से संबंधित प्रश्न है और ये हमें बहुत बार हमारे जो एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। अब हम करते हैं इसको कि दो संख्याओं का योग 105 है, यानी एक संख्या हम x माने, एक संख्या हम y माने, तो इनका योग हमें दिया है 105 और हमें इनका अंतर भी दिया है। इनका अंतर यानी x और y, इनका अंतर यदि एक संख्या में दूसरी संख्या हम घटाएं तो वो दोस्तों 3 आएगी, ये हमें दिया हुआ है। यदि हम करें तो y प्लस का है 1 और 1 माइनस का घट जाएंगे, और x और x को हम जोड़ेंगे तो 2x आएगा, और यहाँ पर इनको करेंगे तो वो 108 आएगा। x की वैल्यू निकालनी है, 2 को उस साइड में लेके जाएंगे तो इसके डिवाइड में हो जाएगा, और 40 और जो 54 इसका x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी अपनी 54।
अब हमें उन दोनों संख्याओं का लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। लघुत्तम समावर्त ज्ञात करने के लिए दोस्तों हमें वो दोनों संख्याएं पता होनी चाहिए कि वो दोनों संख्याएं क्या है, वो दोनों संख्याएं कौन सी है। तो एक अपनी 54 आ गई, वो दोस्तों हम इसके अंदर भी रख सकते हैं, इसके अंदर भी रख सकते हैं, किसी में भी हम रख के इसका y का मान और हम निकाल लेंगे। यदि इसके ऊपर रखें यानी फर्स्ट में ही रखें तो x की जगह हम 54 रखेंगे, हमें प्लस का प्लस y का मान निकालना है, आ गया हमारा 105 है। ये y का वैल्यू निकालनी है, वो इसी साइड में रखेंगे, 54 उस साइड में जाएंगे तो वो इसके यहाँ पर इसके माइनस में हो जाएंगे। यदि हम इसको हम घटाएंगे तो दोस्तों 51 आ जाएगा, ये अपना 51 आ जाएगा। अब हमें वो दोनों संख्याएं पता चल गई है, x 54 है और y की वैल्यू हमारी 51 आई है। तो 54 और 51 वो दो संख्याएं हैं, हमें इसका लघुत्तम समावर्त ज्ञात करना है। लघुत्तम समावर्त वो होता है दोस्तों, वह छोटी से छोटी संख्या होती है जो इन दोनों से भाग हो जाए। यदि हम वो निकालेंगे तो दोस्तों हम इसको इस प्रकार से करेंगे, दोनों एक ही टेबल पर जाने चाहिए। ये दोस्तों दोनों ही 3 पर जा रहे हैं, यहाँ पर 18 आएगा, यहाँ पर 17 आएगा। अब दोस्तों ये कट नहीं रहे हैं, ये दोनों एक ही टेबल पर जाने चाहिए, दोनों दोस्तों एक पर जा रहे हैं, इसके अलावा कोई भी ऐसी टेबल नहीं है जिस पर दोनों ये दोनों डिवाइड हो जाए। अब दोस्तों हम इसको इनकी मल्टीप्लाई करेंगे, तो दोस्तों हम इसको करके देखते हैं। 54 की और 17 की हम करके देखेंगे, जो 54 और 17 की, 17 चौका जो 17 की 4 के साथ करेंगे 68, 6 17 5 के साथ करेंगे 85 और 6 91, यानी 918 इसका उत्तर आ जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर जो ए में लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम इसको कर देंगे। दो संख्याएं हैं, उनका हमें योग दिया हुआ है, उनका अंतर दिया गया है। यदि हम उसका सॉल्यूशन करेंगे तो एक संख्या का मान हमारा 54 आ जाएगा, उसको हम पहली जो समीकरण में इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरी संख्या हमारी 51 आ जाएगी। दोनों का यदि हम एलसीएम यदि ज्ञात करेंगे तो दोस्तों अपना 918 आ जाएगा। दोनों की हम यदि एलसीएम यदि हम अपने फार्मूले से निकालेंगे तो इस प्रकार हमारा जो 55वें नंबर का जो क्वेश्चन है उसका अपना ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 7400 की राशि साधारण ब्याज पर एक वर्ष में 8140 रुपये हो जाती है। ब्याज के दर को कितना कम कर दिया जाए ताकि मिश्र धन केवल 8029 प्राप्त हो, यह हमें निकालना है। दोस्तों ये साधारण ब्याज से संबंधित ये प्रश्न है, और इस जो साधारण ब्याज से संबंधित जो प्रश्न है उसमें दोस्तों हमें मोस्टली किसी कोई खास समस्या का प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ता है। जो हमारा चक्रवृद्धि जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है उससे संबंधित जरूर दोस्तों हमें कुछ प्रॉब्लम्स आती है क्वेश्चन को सोल्व करने में। अब हम इसके अंदर देखें तो दोस्तों एक वर्ष में दिया है, तो एक वर्ष में दोस्तों इसमें वैसे भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी, क्योंकि एक वर्ष में वो 8140 रुपये हो रही है। वो जो राशि थी वो दोस्तों 7400 रुपये थी, यानी वो 740 रुपये बढ़ रही है, 740 रुपये वो बढ़ रही है। हमें जो ब्याज की दर है वो हमें देखना है। इसमें दोस्तों 7400 की राशि है और 740 रुपये बढ़ रही है, तो हमें पता है कि वो दोस्तों अपनी 10% ही बढ़ रही है, क्योंकि हम इसका निकालेंगे तो वो अपना 10% ही आएगा। 7400 का 740 0 से 0 कटेगी तो वो दोस्तों इसका 10% ही आएगा। अब हमें निकालना है कि हमें जो मिश्र धन है जो 8140 रुपये है वो दोस्तों 8029 रुपये ही हमें करना है, न कि हमें 8140 रुपये। तो हम इसको करते हैं तो हमें 8029 रुपये हमें करना है, और 7400 का यानी हमें 629 रुपये बढ़ाने हैं, 629 रुपये बढ़ाने हैं सिर्फ 7400 पर। यदि हम जो 7400 पर 629 रुपये बढ़ाएंगे तो हम इसके बटे में इस 7400 करेंगे। यदि हम इसकी परसेंटेज निकालेंगे तो हम गुना 100 कर देंगे, हम इसको काटेंगे तो ये दोस्तों इसको हम हल करेंगे तो वो 8.5 पे कट जाएगा, 8.5 पे कट जाएगा। इस प्रकार देखते हैं कि पहले हमारे जो ब्याज की दर थी वो दोस्तों 10% थी, और अब हमारी यदि हमें जो मिश्र धन है वो दोस्तों कम करना है तो हमें ब्याज की दर है वो 8.5% हमें करना होगा, यानी जो अपनी ब्याज की दर है वो 1.5% हमारी कम हो जाएगी, यानी 1.5% हमारी ब्याज की दर वो दोस्तों कम हो जाएगी। इस प्रकार हमारा जो सही उत्तर है वो अपना सी ऑप्शन है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि पहले 10% थी और अब हम करेंगे तो इसको वो 8.5% आएगी, तो इस प्रकार 1.5% है ये अपनी कम हो जाएगी। अपना जो 58वें नंबर का प्रश्न है 1/3, 2/9, 5/6, 4/27 का हम यानी हमें एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो इस प्रकार से हम सबसे पहले हम अपनी ये जो संख्या है उसको हम लिखते हैं कि 1/3, 2/9, 5/6, 4/27। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं कि ऐसे क्वेश्चन को हमें कैसे हल करना है। यदि हम एचसीएफ निकालें वो फिर हमें एलसीएम निकालना है, एलसीएम निकालना है। ऐसे क्वेश्चंस में दोस्तों यदि हम इसका यदि हम एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाले का हम एचसीएफ ही निकालेंगे, एचसीएफ ही निकालेंगे, नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे,
नीचे वाले का हम एलसीएम निकाल लेंगे। यदि हमें इसका एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकाल लेंगे, नीचे वाली संख्या का हमें एचसीएफ निकाल लेंगे। तो दोस्तों हमारा सही उत्तर आ जाएगा। यदि हम सबसे पहले एचसीएफ निकालें तो ऊपर वाली संख्या का हमें एचसीएफ ही निकालना होगा, एचसीएफ, नीचे वाली की हम एलसीएम निकाल लेंगे। इस प्रकार हम करेंगे तो एचसीएफ क्या होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो इन सभी को भाग दे दे, इन सभी को भाग दे दे। हम देखें तो 1, 2, 5 और 4 ये दोस्तों किसी की टेबल में नहीं आते हैं सिवाय एक की टेबल में, तो एक ही वह संख्या होगी जो इन सभी को भाग कर दे। अब हमें वह छोटी से छोटी संख्या निकालनी है जो इन सभी से भाग हो जाए, इन सभी से भाग हो जाए। हम देखें तो दोस्तों वो 54 ऐसी संख्या होगी, हम यहाँ पर 54 लिखें तो दोस्तों जो इन सभी से भाग हो जाएगी। अब हम निकालने हैं दोस्तों, हमें यदि एलसीएम निकालना है तो ऊपर वाली संख्या का हम एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे और एलसीएम निकालेंगे तो वह छोटी छोटी संख्या देखनी है जो इन सभी से भाग हो जाए। हम देखें तो दोस्तों ऐसी संख्या 20 होगी जो इन सभी से भाग हो जाएगी, 20। और वह बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है जो इन सभी को भाग कर दे, इन सभी को भाग दोस्तों कर दे। तो दोस्तों वो 3 आएगी, 3 इसको भी कर सकती है, इसको भी कर सकती है, इसको भी कर सकती है, तो यहाँ पे 20/3। इस प्रकार अपना जो बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 1/54 और 20/3 लिखा हुआ है। दोस्तों यदि हम इनको करके देखें तो मैंने जैसे इसमें जो पिछले जो क्वेश्चन में किया था वैसे ही हम इसका हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे 3, 9 और 6 और 27 है, हम इसका एलसीएम ज्ञात करें तो दोस्तों इनमें से 2 संख्याएं वो एक ही टेबल पर जानी चाहिए। तो दोस्तों हम सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेंगे, वैसे तो ये 3 पर भी जा रही है, हम 9 लेंगे, 9 पर ये भी जाती है और ये भी जाती है, तो इसका 3 क्या 3 लिख देंगे क्योंकि जाती नहीं है 9 पर। ये यहाँ पर 1, यहाँ पर 6 और यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। ये दोस्तों 3 पर जाती है तो हम 3 पर कर देंगे इसको, यहाँ पर 1, 1, यहाँ पर 2 और 1। इसमें कोई 2 संख्या एक ही टेबल पर जाएगी नहीं क्योंकि एक पर जाएगी, वो इसका कोई हमें लिखना नहीं है। तो हम इसका करेंगे 9 तिया 27, 27 दूनी 54, तो 54 इसका हमारा एलसीएम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इसका एलसीएम ज्ञात कर देंगे। तो इसका बी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें 1/54 20/3 लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हमें करना है। यदि हमें एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ करेंगे, एलसीएम निकालना है तो हमें ऊपर वाले का एलसीएम हमें निकालना है, बस हमें करना है। तो इस प्रकार से 58वें नंबर का जो प्रश्न है उसका बी ऑप्शन है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। आगे हम देखते हैं कि जो गिरधर है उसके परिवार में हमें सदस्यों की कुल संख्या हमें निकालनी है। तो जो गिरधर लाल के परिवार में उसकी पत्नी राधा, 3 पुत्र और 2 पुत्रियां हैं। एक पुत्री अभी अविवाहित है और दूसरी पुत्री का एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में से प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं और जो तीसरे के 3 बच्चे हैं। एक वृद्धा चाची और जो दामाद है वो भी उनके साथ रहते हैं। गिरधर लाल के परिवार में कुल कितने सदस्य हैं ये हमें निकालना है। दोस्तों एक तो इसके अंदर जो गिरधर है वही हो गया, ये जो इसका जो इसमें जो गिरधर है वो हो गया, एक उसकी पत्नी हो गई जो राधा है, 3 पुत्र हो गए, 2 उसकी पुत्रियां हो गई, एक पुत्री अभी अविवाहित है तो दोस्तों वो उनके साथ रह रही होगी। अविवाहित है तो जो इसकी शादी हो चुकी है वो दोस्तों अपने जो ससुराल जा चुकी होगी, तो इसमें से हमें एक यहाँ पर लेस कर देंगे, ठीक है। दूसरी पुत्री का एक पुत्र है, जो इसकी जो दूसरी पुत्री है उसका दोस्तों एक पुत्र है। साथ ही 2 पुत्रों में प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, यानी 2 पुत्र है वो प्रत्येक के 2-2 बच्चे हैं, तो दोस्तों वो 4 हो जाएंगे क्योंकि 2 पुत्र थे इसके, क्योंकि 2 पुत्र है, क्योंकि 3 पुत्र है उनमें से 2 पुत्रों के 2-2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हो जाएंगे और तीसरे के 3 बच्चे हैं तो यहाँ पर 3 इसमें हमें ऐड कर देंगे। अब दोस्तों एक वृद्धा चाची और दामाद है, एक वृद्धा चाची जो यदि दामाद भी उनके साथ रह रहे हैं तो दोस्तों उसकी जो पुत्री है वो भी उसके साथ ही रह रही होगी और उसका जो बच्चा है वो भी उसके साथ रह रहा होगा। तो इस प्रकार से उसका एक दामाद हो गया और एक उसका बच्चा हो गया, वो साथ रहते हैं। तो इसके हमें परिवार के कुल सदस्यों की संख्या हमें निकालनी है। तो दोस्तों हम इसको गिनते हैं, 1, 2, 5, 7, 11, 14 और 3, 17 इसका आ जाएगा। वो जो और दोस्तों इसके अंदर जो इसके 3 पुत्र है और वो तीनों के तीनों दोस्तों विवाहित है तो उनकी 3 पुत्रियां भी होगी, उनकी जो 3 पत्नियां भी होगी, उनकी 3 जो पत्नियां होगी तो 3 हम उनको भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों 20 सदस्य आ जाएंगे, इसके परिवार में टोटल 20 सदस्य होंगे। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वो हमारा सही उत्तर हो जाएगा। मैं दोस्तों आपको इसको दोबारा बताऊँ तो एक तो यहाँ पर गिरधर हो गया, एक उसकी पत्नी राधा हो गई, 3 पुत्र हो गई, 2 पुत्रियां हो गई, क्योंकि दोनों पुत्रियां हैं उनमें से दोस्तों एक अविवाहित है लेकिन वो उनके साथ, तो वो दोस्तों अविवाहित है तो वो उनके साथ ही रहेगी, लेकिन जो कि विवाहित हो चुकी है वो भी उनके साथ ही रहती है, क्योंकि इसमें नीचे लिखा है कि जो दामाद है वो उनके साथ रहता है। यदि वो दामाद इनके साथ रहता है तो उसकी जो पुत्री है वो भी साथ रहती होगी।
और इसमें लिखा है कि दोनों पुत्रों, जो 2 पुत्र है उनके 2-2 बच्चे हैं तो 4 बच्चे हो गए, तीसरे के 3 बच्चे हैं तो इसमें 3 बच्चे हो गए, एक वृद्धा चाची और जो दामाद है वो भी उनके साथ रहते हैं। तो इसमें जो 3 उसके पुत्र है वो दोस्तों तीनों ही विवाहित है, तो 3 उनकी पत्नियां भी होगी, तो वो भी हमें एक दी ऐड करेंगे तो 20 इसके सदस्यों आ जाएंगे। परिवार के सदस्यों की संख्या वो दोस्तों 20 आ जाएगी। अब हमारा जो 60वें नंबर का प्रश्न आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वह अक्षर है जो बाएं से 12वें अक्षर के बाद आता है और दाएं से जो 13वें अक्षर के बाद आता है। तो हमें पता है दोस्तों कि जो बाएं से हमारा जो बाएं साइड है उसका दोस्तों जो 12वें अक्षर के बाद आता है, जो हम देखें ए से लेकर जेड तक, ये अपना बाएं से दाएं हमें पता है। इसके अंदर लिखा है कि 12वें अक्षर के बाद यानी 12वें अक्षर के बाद दोस्तों 13वां अक्षर आएगा, और 13वां अक्षर दोस्तों हमें पता ही है कि एम होता है, एम होता है। तो दोस्तों यहीं से हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन इसमें लिखा है कि दाएं से 13वें अक्षर से पहले आता है, दाएं से 13वें अक्षर यानी इस साइड से वो 13वें अक्षर से पहले आएगा। तो दोस्तों हमें पता है कि हमें यदि उल्टा हम देखें तो हम 26 की जगह 27 अक्षर मान लेते हैं, 26 की जगह हम 27 अक्षर मान के चलता है हम चलने हैं, और इसमें 13वें अक्षर से पहले आता है तो हम यहाँ पर 13 अक्षर इसमें स्लैश करेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 14 आ जाएगा। तो इस 14 से पहले आता है तो हमें देखना है कि 14 से पहले कौन सा आएगा, 13वां ही आएगा। हमें यदि देखते हैं सब हमें सीधा देखना है सिर्फ कि 13वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो हमें यहाँ पर निकाल लिया है कि 13वें नंबर पर अम आता है, तो अम इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि अपना ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। आगे हमारा जो 61वें नंबर का प्रश्न आता है, नीचे दिए गए चित्र का अध्ययन करके उस भाग को पहचानिए जो शिक्षित ग्रामीण महिलाओं को दर्शाता है। वो दोस्तों शिक्षित भी होनी चाहिए, वो दोस्तों ग्रामीण भी होनी चाहिए और महिला भी होनी चाहिए। इन तीनों जो इसके अंदर जो वृत्त दिए हुए हैं वो तीनों में ही वो आना चाहिए। हम यदि 2 को देखें तो दोस्तों जो ग्रामीण भी है लेकिन जो वो दोस्तों महिलाएं भी है लेकिन वो शिक्षित में नहीं आ रहा है। यदि हम यहाँ पर 5 में देखें तो वो 5 है वो दोस्तों जो ग्रामीण वाले वृत्त में भी आ रहा है, महिलाएं वाले वृत्त में भी आ रहा है, शिक्षित वाले वृत्त में भी आ रहा है। तो इसका 5 अपना जो सही उत्तर है वो हो जाएगा, क्योंकि 5 जो है वो दोस्तों शिक्षित ही है, शिक्षित भी है, ग्रामीण भी है और दोस्तों महिलाएं भी है। तो इस प्रकार 5 ऐसी महिलाएं होंगी जो कि शिक्षित ग्रामीण महिलाएं हैं। तो इस प्रकार अपना 5 जो है वो सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। अपना जो दोस्तों 62वें नंबर का प्रश्न आता है कि एक व्यक्ति धारा की दिशा में 18 किलोमीटर 4 घंटे में जाता है तथा धारा की विपरीत दिशा में 12 घंटे में लौटता है, तो धारा की गति हमें किलोमीटर प्रति घंटे में निकालनी है। ऐसे क्वेश्चन को दोस्तों हमें चाहें तो फॉर्मूले के हिसाब से भी कर सकते हैं और हम चाहें तो ऑप्शन के हिसाब से भी हम कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को यदि हम इस तरह का यदि क्वेश्चन आता है तो हम यदि ऑप्शन को लेकर यदि चलते हैं तो हमारा इजीली सोल्व हो जाता है। हमें पता है कि वो यदि ये मान लीजिए धारा है, ये अपनी जो धारा है और वह इस धारा के जो दिशा में ही जा रहा है, वो यदि इस धारा की दिशा में जा रहा है तो दोस्तों उसकी चाल में जो धारा की चाल है वो भी दोस्तों जुड़ जाएगी। और यदि वह इसके विपरीत आ रहा है तो जो इसकी धारा है वो इस साइड में जाएगी, वह इस साइड में आएगा। जो जितनी धारा की चाल होगी वो उसको बेग धकेलेगी तो उसकी जो चाल है वो दोस्तों कम हो जाएगी, हमें पता है। तो ये हम देखें तो 18 किलोमीटर 4 घंटे में निकालता है, 18 जो किलोमीटर वो 4 घंटे में निकालता है। यदि हम देखें इसकी धारा दोस्तों, इसका मैं आपको पहले सही उत्तर बता के चलता हूं। यदि हम ऑप्शन के हिसाब से करेंगे तो मैं आपको पहले सही उत्तर ये बता देता हूं ताकि हमारा टाइम बचे और मैं आपको इसको अच्छे से समझा सकूं। तो इस प्रकार से हम करें तो इसका यदि धारा, इसका सही उत्तर बी ऑप्शन आएगा जिसमें कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा लिखा हुआ है। यदि हम इसको इस हिसाब से करके देखें तो वो दोस्तों 4 घंटे में वो दोस्तों 18 किलोमीटर निकालता है। और हमें पता है कि वह इसके साइड ही जो धारा की दिशा में ही जा रहा है तो इसकी जो धारा की चाल है वो भी उसके साथ जुड़ेगी, तो वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 4 घंटे में 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे के हिसाब से दोस्तों वो 6 किलोमीटर निकाल देगा, 6 किलोमीटर निकाल देगा। तो 18 में से 6 तो उसने 18 जो किलोमीटर है उसमें से दोस्तों 6 तो उसने धारा की वजह से, जो धारा की गति है उसकी वजह से निकाले हैं। बाकी बचे हुए जो 12 किलोमीटर है वो खुद की वजह से निकाले हैं, 12 किलोमीटर निकाले हैं और वो 4 घंटे चला है तो उसकी जो खुद की कितनी आ जाएगी, 3 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी आ जाएगी। खुद की 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की कितनी 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो दोस्तों हमें दी हुई है कि हमें जो निकालनी है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इस प्रकार से हम इसको करके देखेंगे। अब हम इसका उल्टा करके देखते हैं, वहाँ पर यदि ये सुटेबल बैठता है तो अपना सही उत्तर ये इस प्रकार से हम निकालेंगे। तो हम इसको करके देखते हैं। तो दोस्तों इसमें लिखा है कि जो वो आते समय 12 घंटे लगाता है, 12 घंटे लगाता है, यदि वो 12 घंटे लगाएगा, हमें पता है कि धारा की जो चाल है वो 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो वो दोस्तों 1.5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से उसको बेग धकेलेगी। तो उसने दोस्तों हम इसको 1.5 से गुना करेंगे तो उसने 18 किलोमीटर, तो 18 जो किलोमीटर है जो इस उसने तो दोस्तों बेग धकेला होगा,
उसने उसने दोस्तों बेक उसको धकेला होगा, और जो उसने 18 किलोमीटर उसने बेक धकेला है, और वो दोस्तों 12 घंटे में वापस लौटता है। 12 घंटे में लौटता है, उसकी खुद की चाल कितनी हो जाएगी 12 की, और खुद की कितनी है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 हो जाएगी। 36 किलोमीटर वो खुद चला है, यानी 36 किलोमीटर वो खुद चला और 18 किलोमीटर उसको बेक धकेला। तो इस प्रकार से वो दोस्तों इसका जो अंतर होगा, यानी 18 किलोमीटर उसने निकाल दी होगी, 18 किलोमीटर निकाल दी होगी, जो कि अपनी दूरी इसमें दी हुई है। यानी 36 किलोमीटर वह अपनी चाल से वो दोस्तों चलेगा, लेकिन उसको 18 जो किलोमीटर है वो दोस्तों बेक भी उसको धकेलना पड़ेगा। तो उसकी जो टोटल इसकी जो दूरी आएगी वो दोस्तों 18 किलोमीटर आ जाएगी, जो हमें निकालनी है। तो इस प्रकार अपना 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा जो है वो अपना सही उत्तर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। अब आगे जो अपना 63वें नंबर का प्रश्न आता है, किसी गांव में पुरुष, महिला तथा बच्चों की संख्या का अनुपात 5, 4 और 3 है। यदि 60% पुरुष, 40% महिला तथा 80% बच्चे साक्षर है, तो हमें निरक्षरों का प्रतिशत हमें ज्ञात करना है, हमें निकालना है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में भी हमें कोई खास इतना कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि ये क्वेश्चंस में हमें सब कुछ दिया हुआ है। तो हम उनके जो निरक्षर है उनका हम इसमें निकाल सकते हैं। तो किसी गाँव की जो पुरुष है यानी मेल है, फीमेल है और जो चाइल्ड है, उनका हमें रेशो दिया गया है 5, 4 और 3। और इसमें लिखा है कि 60% पुरुष है, 60% पुरुष जो पुरुष है, और जो 40% है महिला, और 80% है जो बच्चे हैं वो दोस्तों साक्षर है, वो दोस्तों साक्षर है। और हमें निरक्षरों का अनुपात निकालना है। तो यदि हम इनका अनुपात ये है, तो हम इसको 50 मान ले, इसको हम 40 मान ले, तो इसको हम यदि 30 मान ले, तो इनका हम यदि अनुपात निकालेंगे तो 5, 4 और अपना 3 ही आएगा। तो इस प्रकार से हम इसको 50, 60 जो 50, 40 और 30 मान लेंगे। इसका 60% है, यानी कि जो 30 है वो दोस्तों साक्षर है। इसका 40% यानी जो 16 है वो साक्षर है। इसका दोस्तों हम देखें तो 80% यानी 24 ये साक्षर है। जो बाकी बच गए वो दोस्तों क्या हो गए, वो दोस्तों निरक्षर होंगे, और हम उसका प्रतिशत हमें निकाल लेंगे। यदि हम इसका टोटल करें वो अपना 120 है, 120 है। यदि हम अब देखें कि जो निरक्षर कितने हैं, यहाँ पर 20 निरक्षर है, यहाँ पर 16 साक्षर है, तो यहाँ पर 24 निरक्षर है। यहाँ पर हम देखें तो दोस्तों 6 निरक्षर है। यदि हम इसको देखें तो 50 आ जाएंगे कि 50 निरक्षर है, यानी 120 टोटल है, उसमें से 50 दोस्तों निरक्षर है। तो हम इसका प्रतिशत है, इसका परसेंटेज हम निकाल लेंगे कि 50 निरक्षर है, 120 टोटल है, इसका हम परसेंटेज निकालेंगे, 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0 कटेगी, हम इसको 2 पर काटेंगे 6 आएगा, और यहाँ पर हम निकालेंगे तो दोस्तों ये 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा। अब हम इसको यदि काट के देखें तो ये दोस्तों नहीं कटेगा ना, ये दोस्तों नहीं, ये यहाँ पर 2 पर कट रहा है, तो 2 पर इसको काट देंगे, यहाँ पर काट देंगे 25 और यहाँ पर 3, 25 5 हम करेंगे 125 बटे में 3। अब हम इसकी परसेंटेज यदि हम इसको इतना भी रख सकते हैं हमें, लेकिन ऑप्शंस में हमें इसमें दिया हुआ है सही के अंदर, तो हम इसको ऐसे भी तोड़ेंगे, तो इसके अंदर 4, 2 बटे में 3, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा। 4 और 4 1, यानी 41 सही 2 बटे 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। सबसे पहले दोस्तों हमें इसके अनुपात में संख्या हमें रखनी है, फिर उनका परसेंटेज हमें जो दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें इसके जो साक्षर निकाल लेने हैं। जो बाकी बचे वो दोस्तों निरक्षर हो जाएंगे, वो जो 50 आई हैं वो इनका टोटल निकालेंगे 120, 120 में से 50 दोस्तों निरक्षर है, हम इसका परसेंटेज निकालेंगे तो 41 सही 2 बटे 3 इसका जो आ जाएगा। तो अपना बी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि 41 सही 2 बटे 3 लिखा हुआ है। अपना दोस्तों आगे जो प्रश्न है, एक समूह में R से P अधिक चुस्त है, P से Q मंदबुद्धि है, T से P अधिक चुस्त है, तो सबसे चुस्त कौन है ये हमें निकालना है। दोस्तों यदि हम इसको करें तो R से P अधिक चुस्त है, जो चुस्त है उसको हमें ऊपर रखना है। P है वो R से अधिक चुस्त है, तो हमने P को ऊपर रख लिया। P से Q मंदबुद्धि है, P से Q मंदबुद्धि है, तो हम इसको Q को नीचे ही रखेंगे। P से Q मंदबुद्धि है, और T से P अधिक चुस्त है, जो T है वो उससे दोस्तों P अधिक चुस्त है, तो हम इसको P को ऊपर रखेंगे T से, तो सबसे चुस्त जो है वो दोस्तों P ही आ जाएगा, क्योंकि P ही इसके अंदर सबसे ऊपर आया है। तो अपना A ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें P लिखा हुआ है। दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में, दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर वो 1:2 के अनुपात में हो जाती है। संख्याओं का हमें गुणनफल निकालना है। तो इसके अंदर दोस्तों हम गुणनफल तब तक नहीं निकाल पाएंगे जब तक हमें वो संख्याएं नहीं पता होगी। तो सबसे पहले हम वो संख्याएं ज्ञात करेंगे, और वो संख्याएं ज्ञात करने के बाद में हम उनकी गुणा कर देंगे, वो अपना गुणनफल आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को करेंगे, और उनका अनुपात हमें दिया हुआ है, और उस अनुपात को लेकर हम चलेंगे। और इसमें दो संख्याएं हैं, एक हम अक्ष मानेंगे और
जो दोस्तों इसमें दोनों संख्या है वो अनुपात दिया है, तो हम अनुपात को ही जो अनुपात के हिसाब से ही करेंगे। तो अनुपात के हिसाब से कैसे करेंगे, 5:6 दिया गया है, 5:6, हम इसको 5/6 हम इसको रख सकते हैं। और यह संख्या हम 5x और 6x मान सकते हैं, क्योंकि x से x कटेगा 5:6 ही आएगा, तो 5:6 ही आएगा, तो 5x और 6x इस प्रकार से हम वो संख्याएं मान लेंगे। तो अब हम इन दोनों संख्याओं में से 8 घटाने पर, इनमें से भी 8 घटा दें, इसमें से भी 8 हम घटा दें, तो इनका जो अनुपात है वो 1:2 आ जाता है। तो हमें वो संख्याएं निकाल लेंगे इस हिसाब से और उनकी हम गुणा कर देंगे, तो अपना वो गुणनफल आ जाएगा। दोस्तों हम इसको किस प्रकार से करेंगे कि देखो कि हम इसकी यदि जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम यहाँ पर अपना 10x आएगा -16, ये बीच में इक्वल है, तो इक्वल इसकी हम करेंगे 6x में 8, x का हमें वैल्यू निकालनी है, तो x को हम इस साइड में लेकर आएंगे, तो हमारे 4x बचेगा। ये हम उस साइड में लेके जाएंगे तो पहले से मौजूद वहाँ पर -8 होगा, ये उस साइड में लेके जाएंगे तो प्लस का 16 हो जाएगा। तो हम निकालेंगे 4x, उस साइड में हमारा 8 बचेगा जो प्लस का है, या हम इसको करेंगे तो ये 4 इसके जो गुणा में है उस साइड में जाके भाग में होगा, तो x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी, x की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो अब हम यहाँ पर इसको रख के देखें तो x की वैल्यू 2 है, तो ये अपनी 10 आ जाएगी, यहाँ पर अपनी 12 आ जाएगी। ये दो संख्याएं हमारी आ जाएगी। और यदि हमें इनका गुणनफल निकालना है तो हम इसकी गुणा कर देंगे, तो वो अपनी संख्या 120 आ जाएगी। तो इनकी जो गुणनफल है वो दोस्तों 120 आएगा, जो ऑप्शन नंबर जो सी में लिखा है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा। क्योंकि हमें पता है कि वो दो संख्या 5:6 में है, तो हम एक संख्या 5x मान लेंगे, एक संख्या हम 6x मान लेंगे। उनका जो हमें अनुपात दिया गया है तो हम वो 5:6 दिया गया है, तो हमने इसको 5x/6x हमने लिख लिया। तो अब हमें इसमें से 8 माइनस करेंगे तो उनका अनुपात कितना हो जाता है, 1:2। अब हमें x की वैल्यू निकालेंगे तो वो अपनी 2 आ जाएगी, इसका हम यहाँ पर रखेंगे तो एक संख्या 10 आएगी, एक संख्या 12 आएगी, दोनों की गुणा करनी है, तो दोस्तों अपनी 120 आ जाएगी। अपना 66वें नंबर का जो प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द आकृति को चुनिए। इस प्रकार दोस्तों हमें निकालना है कि पहली आकृति और दूसरी आकृति में जो संबंध है वही दोस्तों तीसरी और चौथी आकृति में संबंध होना चाहिए। तो हम इसको करेंगे तो दोस्तों अपना बी ऑप्शन जो है वो इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो बी ऑप्शन इसका 66वें नंबर का प्रश्न का वो सही जवाब होगा। अपना जो दोस्तों 67वें नंबर का प्रश्न आता है जिसमें हमें x - w का मान हमें निकालना है। दोस्तों इसको हमें जैसे इस क्वेश्चन के हमें इक्वेशन दी गई है, हमें उसके हिसाब से चलना है कि इसके अंदर हमें x माइनस में y दिया है और एक हमें दिया है कि w प्लस में z। ये इसमें लिखा है कि x माइनस y जो है वो इससे 6 अधिक है। वो यदि इससे 6 अधिक है तो यदि हम इसमें भी 6 जोड़ दें तो वो दोनों बराबर हो जाएंगे, वो दोनों बराबर हो जाएंगे। अब दूसरी संख्या में दी गई है कि x प्लस में y और एक दिया है हमें w माइनस में z। यदि हमें दिया है तो अब हमें इसको कैसे करेंगे, ये दोस्तों 3 कम है, ये यहाँ पर 3 कम है, या तो हम इसमें 3 ऐड कर दें तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, या फिर हम इसमें से 3 लेस कर दें तो फिर भी दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि ये दोस्तों 3 कम है, ये जो है ये इससे 3 कम है, यदि हम इसमें से 3 लेस कर दें तो दोनों बराबर हो जाएंगे। तो अब इसको हम करते हैं, यदि हमें जो संख्याएं इसमें दी गई है वो उसी साइड में रखनी है, बाकी जो हमें ये जो इसमें अंदर दिया गया है अल्फ़ाबेट्स ये हमें इस साइड में लेके आने हैं। तो यहाँ पर x माइनस में y दिया है, ये इस साइड में दिए हैं, तो इसका जो सिंबल है वो चेंज हो जाएंगे। जो यहाँ पर w यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस में हो जाएगा, z यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का हो जाएगा। बराबर में हमारा 6 बचेगा, x प्लस में y, ये w इस साइड में लेके आएंगे माइनस का, और ये प्लस का z, और उस साइड में कितना बचेगा माइनस का 3। अब हम इसको कर लेंगे। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि x माइनस में w, ये हमें निकालना है। तो x और w को हमें रखना है, बाकी को हमें यहाँ पर डिलीट कर देना है। तो ये एक तो प्लस माइनस का कट जाएगा, ये भी एक प्लस माइनस का कट जाएगा। यदि हम इसको ऐड करेंगे 2x बचेगा, यहाँ पर इसको करेंगे तो माइनस के 2 w बचेंगे, यही हमें निकालना है। और दोस्तों हम इसको करेंगे तो यहाँ पर माइनस का जो यहाँ पर प्लस का 3 बच जाएगा, प्लस का 3 बच जाएगा। यहाँ पर हम देखें दोस्तों यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 यहाँ पर कॉमन लें, और यहाँ पर कितना बचेगा x माइनस में w बचेगा, यहाँ पर 3 बचेगा। 2 इस साइड में इसके गुणा में है, उस साइड में जाके भाग में होगा। तो x माइनस में w जो है इसका 3 को 2 से भाग करेंगे तो 1.5 आ जाएगा, और यही हमें पूछा है। तो इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1.5 हमारी आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो अपना ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा सही उत्तर आ जाएगा। इसके अंदर दोस्तों x और w की वैल्यू हमें निकालनी है, तो x और जो w है उसको हमें ऐसे की ऐसे रखना है, बाकी वो हम इसमें काट देंगे यदि कटते हैं। यदि इसमें नहीं कटते तो हम और जो तरीके से इस जो क्वेश्चन को करते, लेकिन यहाँ पे कट गए तो ठीक है। अब हमारा x और जो माइनस w है उसका हमारा मान आ जाएगा 1.5।
अगला जो प्रश्न है हमारा, 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन काम करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। यदि इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के उद्देश्य से उनमें 2 व्यक्ति और सम्मिलित किए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितना काम करना पड़ेगा, ये दोस्तों हमें बताना है। तो इसमें अंदर दोस्तों 5 व्यक्ति है और एक व्यक्ति 7 घंटे काम करता है, तो पांचों व्यक्ति दोस्तों 35 घंटे काम करते होंगे एक दिन में, क्योंकि 5 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 7 घंटे काम करता है, तो दूसरा व्यक्ति भी 7, तीसरा भी 7, चौथा भी 7 और पांचवा भी 7। इस प्रकार दोस्तों वो 5 व्यक्ति वो 35 घंटे काम करते होंगे एक दिन में, और वो फिर भी 8 दिन वो लगाते हैं एक सूची को तैयार करने में। 8 दिन वो लगाते हैं, तो दोस्तों उनको 280 दिन यानी 280 घंटे उनको लग जाते हैं उस सूची को तैयार करने में, 280 घंटे। यदि उनमें 2 व्यक्ति और शामिल कर लिए जाएं और उस काम को हमें 4 दिन में पूरा करवाना हो तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा। तो दोस्तों इसमें हम 2 व्यक्ति और शामिल यदि हम कर लें और उस काम को हमें 4 दिन में कराना होना, यानी उनको 280 घंटे उनको काम करना है और ये काम हम 4 दिन में करवाना चाहते हैं, तो एक दिन में उनको 70 घंटे काम करना होगा। एक दिन में उनको 70 घंटे काम करना होगा, और 5 के बजाय वो 7 व्यक्ति है वो हो चुके हैं कि 2 व्यक्ति और उसमें शामिल कर लिए हैं। 7 व्यक्ति है उनको 70 घंटे काम करना है, तो एक व्यक्ति को एक दिन में 10 घंटे काम करना पड़ेगा। एक व्यक्ति को एक दिन में 10 घंटे काम करना पड़ेगा, क्योंकि एक व्यक्ति 10 करेगा, दूसरा भी 10 करेगा, तीसरा भी 10 करेगा, तो 7 व्यक्तियों को यदि 70 घंटे काम करना है तो एक व्यक्ति को एक दिन में यानी 10 घंटे काम करना पड़ेगा। तो वो 7 व्यक्ति है। एक व्यक्ति दोस्तों सिंपल सी बात है, एक व्यक्ति यदि मान लीजिए एक दिन में 10 घंटे काम करता है तो 7 व्यक्ति मिलकर एक दिन में 70 घंटे ही काम करेंगे। तो इस प्रकार से इसमें 10 घंटे आ जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति को 10 जो घंटे है उसमें काम करना पड़ेगा। तो अपना ऑप्शन नंबर जो ए है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा 68वें नंबर के क्वेश्चन का। अपना जो 69वें नंबर का प्रश्न दिया गया है वो दोस्तों इसमें कोड से संबंधित प्रश्न है, जिसको हमें इसको सोल्यूशन करना है। इसको दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे, जो इसमें जो जिस हिसाब से इसमें जो अल्फ़ाबेट्स है इसमें चेंज किए गए हैं वैसे ही हम इसके अंदर चेंज करेंगे और हम जो क्वेश्चन है उसका सोल्व करेंगे। इसके अंदर दोस्तों HUMIDI और TY ये हमें संख्या दी गई है, और नीचे हमें लिखा है कि UHMIIDTY ये हमें दिया है, और हमें पलटना है कि इसको पॉलिटिक्स को पलटना है POLITICS, इसको हमें पलटना है। तो दोस्तों हम इसको कैसे पलटेंगे, देखो इसको हम देखें तो ये यहाँ पर लिया है, ये यहाँ पर लिया है, इसको ऐसे की ऐसे रहने दिया है, फिर इसको यहाँ पर लिया, इसको ऐसे की ऐसे रहने दिया है। नहीं, पहले पलटा है 2 अक्षरों को आपस में, फिर ऐसे की ऐसे 2 अक्षरों को, फिर 2 अक्षरों को पलटा है, फिर 2 अक्षर ऐसे की ऐसे। पहले पलटेंगे तो यहाँ पर O आएगा, यहाँ पर P आएगा, फिर 2 ऐसे की ऐसे रखेंगे, ये LI आएगा, फिर हम इन दोनों को पलटेंगे तो यहाँ पर T और यहाँ पर I आएगा, फिर हम 2 को ऐसे की ऐसे रहने देंगे, तो ये अपना उत्तर आ जाएगा OPL। जो I जो है अब जो IIOTCS ये अपना सही उत्तर होगा, जो ऑप्शन नंबर बी में लिखा हुआ है। तो बी इसका जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। यानी पहले वाले 2 अक्षर हमें आपस में पढ़ने हैं, दूसरे वाले ऐसे की ऐसे रहने देने हैं, फिर 2 अक्षर आपस में पढ़ने हैं, फिर 2 अक्षर ऐसे की ऐसे रहने जो हमें रहने देने हैं। तो इस प्रकार हम करेंगे तो बी ऑप्शन जो है वो अपना सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें इसका जो अक्षरों का सही उत्तर दिया हुआ है। अपना जो दोस्तों 70वें नंबर का प्रश्न आता है कि ऋचा और रुपेश सुमित के 2 संतान है। रुपेश के पिता सुमित है परंतु ऋचा सुमित का बेटा नहीं है, तो ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे दोस्तों, एक तो ऋचा है और एक रुपेश है, ये जो दोनों हैं ये सुमित की संतानें हैं। ये दोनों जो है ये दोस्तों सुमित की संतान है, ये सुमित की संतान, परंतु ऋचा जो है वो सुमित का बेटा नहीं है। ये जो ऋचा है वो सुमित का बेटा नहीं है, वो यदि बेटा नहीं है तो फिर बेटी होगी, ऋचा सुमित से किस प्रकार संबंधित है। तो दोस्तों हमने निकाल ही लिया कि जो ऋचा है वो सुमित का बेटा नहीं है, तो दोस्तों बेटी ही होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो बी है वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, जिसमें कि बेटी लिखा हुआ है। इस प्रकार दोस्तों हमने जो अपना 20वें नंबर का वीकली टेस्ट था उसका हमने कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। जो मैथ और जो रीजनिंग के अलावा जो बाकी बचा पोर्शन है उसका दोस्तों मैंने इससे पहले वाली वीडियो में सोल्यूशन दे दिया था, और जो मैथ और जो रीजनिंग का जो सोल्यूशन बचा था उसका दोस्तों सोल्यूशन मैंने इस वीडियो के अंदर आपको प्रोवाइड करवा दिया है। दोस्तों इस जो सोल्यूशन के अंदर आपको यदि कोई भी प्रॉब्लम हो और यदि किसी और अच्छे तरीके से आपको इन सवालों को आता हो, यानी इन क्वेश्चन को आप कर सकते हो, तो दोस्तों आप कमेंट्स के माध्यम से जरूर
ज़रूर बताना। दोस्तों ये जो सॉल्यूशंस है ये दोस्तों अपना 20वें नंबर का वीकली टेस्ट का हमने कंप्लीट किया है। अब बाकी जो दोस्तों होगा वो अपना 21वें नंबर का जो वीकली टेस्ट होगा और उसका भी सॉल्यूशन हम इसी चैनल के माध्यम से मैं आपको दोस्तों प्रोवाइड कराऊंगा। जो बाकी बचा हुआ जो पोर्शन है जिसका सॉल्यूशन मैंने इससे पहले वाली वीडियो दिया है उसका दोस्तों उसका भी लिंक जो है वो मैं आपको इसकी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां पर जाके आप वो वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों अब हम मिलते हैं अपनी जो अगली वीडियो में, जो अपनी HSC CET बेस पर कोई इंपॉर्टेंट किसी टॉपिक पर या फिर अपने जो 21वां जो वीकली टेस्ट होगा उसके सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू।